My name is Dr. Umar Javed. I have a PhD in business management. वैसे तो डिग्री पे business management लिखा हुआ है, लेकिन जो थीसिस था दैट वाज अबाउट 3 communities, मेमन देलीवाला एंड चीनोटी, मतलब ये किस तरह काम करते हैं। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हाईलाइट करने वाली वो ये कि जो इकोनॉमिक मॉडल दुनिया में इस वक्त चल रहा है वो आपकी जो फैमिली कम्युनिटी लाइफ है उसको बिल्कुल डिस्टर्ब कर देता है। इंडिविजुअल अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट हो जाता है, कम्युनिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो वो एक तरह से अकेला इंसान रह जाता है। और अकेला इंसान जो है वो बहुत सारे मसले मसाइल फेस करता है, नफ्सियाती, रूहानी, all kind of issues. There are researches that suggest that loneliness is more dangerous than obesity when it comes to affecting your health issues. अब how do you run an economy जिसमें इंसान अकेला ना रह जाए? ठीक है, दैट वाज द प्राइमरी क्वेश्चन। तो दैट वाज बेसिकली प्राइमरी फोकस ऑफ माय पीएचडी थीसिस कि इकोनॉमी और बिजनेस को इस तरह आप चलाएं कि सोशल डिसइंटीग्रेशन इज द टर्म, सोशल डिसइंटीग्रेशन की तरफ मामला ना जाए, फैमिली डिस्टर्ब ना हो, कम्युनिटी डिस्टर्ब ना हो, लोग आपस में डिस्कनेक्ट ना हो जाए। अच्छा, मैं यहाँ तक कैसे पूछा उसके पीछे पूरा बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि आई वाज डूइंग माय मास्टर्स इन इस्लामिक फाइनेंस, और उसके अंदर एक ट्रांजेक्शन होती है मुशारका मुदारबा। तो जब वो उसको स्टडी किया तो पता चला कि वो उसके लिए जो लोग आपस में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं उनके दरमियान ट्रस्ट होना चाहिए। आज जो बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर जो है वो नहीं कर पाता मुशारका मुदारबा, वो दूसरे मोड इस्तेमाल करता है, लेकिन मुशारका मुदारबा में उसको मुश्किल होती है। इस वजह से मुश्किल होती है बिकॉज जो ट्रस्ट है ना वो इस्टेब्लिश नहीं होता। तो आज इस्टेब्लिश नहीं हो रहा, लेकिन इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर इट वाज वेरी कॉमन फिनोमेना। तो ऐसा क्या हो रहा था इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर कि मुशारका मुदारबा वाज इजीली प्रैक्टिस्ड। तो मैं वहाँ से मैं किसी तरह सर्च करते करते कम्युनिटीज़ तक पहुँचा। मतलब इस्लामिक हिस्ट्री के पहले बाज़ार देखे कि व्हाट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट वाज देयर इन इस्लामिक हिस्ट्री, बाज़ारों के अंदर। और फिर जब ये सवाल आया कि क्या इस तरह का कोई माशरा या इस तरह की कोई इन्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है आज कहीं पर, तो इट टर्न्स आउट कि देयर आर कम्युनिटीज़, मेमन दिलीवाला चिन्योटी और भी हैं, बोरी भी हैं, इस्माइली भी हैं। मास्टर्स मेरा जो है वो इस्लामिक फाइनेंस एंड इकनॉमिक्स। लोग परेशान हो जाते हैं वो पूरा बैकग्राउंड देखते हैं तो कि ये इतनी सारी डाइवर्स किस्म की जो चीज़ें वो किधर से आ रही हैं। अच्छा, उससे पहले मैंने एमबीए किया था मार्केटिंग के अंदर, और उससे पहले आई वाज एट एनडी यूनिवर्सिटी, डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम एनडी यूनिवर्सिटी, और फिर बी इन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री में काम किया। फिर आई वेंट इनटू द कॉर्पोरेट सेक्टर, एमबीए किया। फिर रुझान जो है वो कुछ इस्लामिक फाइनेंस की तरफ चला गया। की भी एक स्टोरी है पीछे, हाउ इट एक्चुअली वेंट टू। कुछ थोड़ा सा माशरे के लिए कुछ करने का था इंटरेस्ट, तो आई गॉट इन टच विद वन ऑफ माई teachers at IOBM. तो he started this organization called GAIR. ये इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस देती है गरीब लोगों को। तो उनका कहना ये है कि इट वाज माय, मतलब मैंने कुछ उनको आइडिया दिया, एंड ही गॉट इंस्पायर्ड विद दैट आइडिया एंड ही इवेंचुअली स्टार्टेड दिस थिंग। तो वो क्या करते हैं कि गरीब लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको वो इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस देते हैं। तो मैंने उनके साथ काफ़ी काम किया। वहाँ से पर को समझ में आया कि अच्छा, अगर पॉवर्टी एलिवेशन करनी है तो इवेंचुअली दिस इज़ वन ऑफ द वेज टू डू दैट। क्योंकि वो सवाल पूछने वाला जहन है, तो इवेंचुअली आई वाज सवाल ही आया जहन में कि पॉवर्टी एक्चुअली एग्जिस्ट करती क्यों है। तो फिर किसी ने कहा कि जी बैंकिंग सेक्टर जो है ना वो इस तरह का, वो बेसिकली वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरह करता है कि इवेंचुअली जो अमीर है वो अमीर तर हो जाता है और गरीब जो है वो गरीब तर हो जाता है। दैट इज़ वाई वी हैव पॉवर्टी इन द बैंकिंग सिस्टम। स्टडी करते करते इवेंचुअली आई वेंट टू इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो और वहाँ से फिर मास्टर्स भी कर लिया, और इवेंचुअली आई जस्ट मेंशन के आई डिस्कवर्ड अबाउट द कम्युनिटीज़ अल्टीमेटली। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है। अच्छा, प्राइमरली जो किताब है दैट इज़ बेस्ड ऑन माई पीएचडी थीसिस। द थीसिस वाज अबाउट, अगेन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मेमन दिलीवाला चिन्योटी कम्युनिटीज़ किस तरह काम करती हैं। थीसिस वाज कंप्लीटेड 2018, और उसके बाद आई गॉट बिजी इन अदर प्रोजेक्ट्स। तो बीच में फिर मुझे ख्याल आया कि मैं इसको किताब की फॉर्म में पब्लिश करूँ। फिर इंटरनेशनल कुछ पब्लिशर से रब्ता किया। स्प्रिंगर इज़ एन इंटरनेशनल पब्लिशर, दुनिया के जो टॉप पब्लिशर्स हैं उसमें स्प्रिंगर का नाम आता है। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल, एंड फिर तकरीबन में 2 साल लगे इसको कंपाइल करते में। फिर उसके बाद रिव्यू का प्रोसेस होता है उनका, इट टुक अप्रॉक्सीमेट 2 years। मतलब 2023 में प्रोसेस स्टार्ट हुआ था इसका, एंड इट कंप्लीटेड 2025, September 2025. So the book primarily starts with this problem of alienation and loneliness, and alienation और loneliness के नतीजे में क्या और मज़ीद मसाइल बेसिकली क्रिएट होते हैं। और ये हाईलाइट करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज राइट नाउ बहुत सारे दुनिया के इस वक्त मसाइल हैं मेजर जो कनेक्टेड है लोनलीनेस एंड एलियनेशन के साथ। इवन वी कैन
कनेक्ट क्लाइमेट क्राइसिस विद लोनलीनेस टू एन एक्सटेंट, क्योंकि इंसान अपनी उस वैक्यूम को, जो लैक ऑफ सोशल कनेक्शन की वजह से जो वैक्यूम उसकी ज़ात में क्रिएट होता है, वो उसको फिल करने के लिए फिर ही गोज़ टू शॉपिंग, वो चीज़ें एक्स्ट्रा खरीदता है अननेसेसरीली, एंड सब्सिक्वेंटली extra production leads to extra consumption leads to extra production, and extra production leads to damage to the environment. Loneliness leads to suicide also, because social connections जो होते हैं आपके, वो they give you a sense of meaning in life, and if you don't have any connections around, you lose meaning eventually. why मैं जिंदा हूँ क्यों, why I'm alive in the first place. तो फिर ultimately फिर जो लोग इस सवाल का जवाब नहीं तलाश कर पाते हैं subsequently, then they often time end up into depression, और depression का extreme stage is suicide. अच्छा, suicide अगर वो नहीं करते then they can end up becoming addicts. और addiction की बहुत सारी variety है इस वक्त, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल legal हैं but they cause some serious amount of addiction also. तो there are some calculations कि अगर वो सारी चीज़ें जो addictive हैं, from social media to sugar to caffeine to alcohol to इवन जो फार्मास्यूटिकल साइकेट्रिक ड्रग्स हैं आपकी, अगर वो सारी की सारी चीज़ें एक मिनट के लिए हम डिसअपियर कर दें पूरी दुनिया से, देन द परसेंटेज ऑफ सुसाइड वुड बी लाइक 20-30 टाइम्स मोर देन इट इज़ राइट नाउ. मतलब अभी 1 मिलियन के करीब लोग खुदकुशी कर रहे हैं पूरी दुनिया में, तो समझ लें आपको 20-25 लाख लोग खुदकुशी कर रहे होंगे अगर ये सारी चीज़ें मिसिंग हो. तो द कंप्लीट सोशल कोलैप्स एंड सोशल फेलियर, मतलब सोसाइटी का फेलियर एक तरह से. एरिक फ्रॉम एक स्कॉलर है फ्रॉम 1950s, इवन उन्होंने उस टाइम पे आइडेंटिफाई किया था कि व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वी हैव क्रिएटेड जिसमें इतने सारे लोग वांट टू एंड देयर लाइव्स, कमिट सुसाइड, एंड अब दिस अ सीरियस क्राइसिस. और पाकिस्तान के अंदर भी ये आहिस्ता आहिस्ता मसला बढ़ता जा रहा है, बिकॉज हम जो है वो अपनी हिस्ट्री और अपनी वैल्यूज़, अपने रिलीजन सीखने के बजाय हम वेस्टर्न जो कल्चर्स हैं उससे ज़्यादा हम अडॉप्ट करें, और सब्सिक्वेंटली जब उन वैल्यूज़ को हम अडॉप्ट करेंगे, इकॉनमी भी उस तरीके से चलाएंगे ना, उसका अल्टीमेट नतीजा निकल सकता है कि द सोसाइटी ऑल्सो बिकम डिसइंटीग्रेटेड. मतलब आज से कोई, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम अब इस तरह की खबरें आनी शुरू हुई हैं, कोई खातून जो है वो घर में मुर्दा हालत में पाई गई और 1 हफ्ते तक किसी ने उठाया नहीं उनको. अभी रिसेंटली 2 केसेस हुए हैं, 2 एक्ट्रेसेस थी, वो एक की खबर आई इस तरीके से. और ज़िंदगी में ऐसी कोई खबर नहीं सुनी. मतलब दिस इज़ अनथिंकेबल, बट दिस इज़ समथिंग हैपन्स वेरी फ्रीक्वेंटली इन उन कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे कैपिटलिज्म फुल फ्लैश तरीके से इस्टेब्लिश हो. जापान के अंदर 80,000 समथिंग पीपल डाई अलोन इन देयर हाउसेस. यूएसए में जो तादाद है वो लाखों में, और उनमें से अक्सर ये जो ख़वातीन की है वो शादियाँ वादियाँ करते नहीं हैं, और वो या शादी करते भी तो बच्चे सब छोड़ के चले जाते हैं, बिकॉज तो अल्टीमेटली फिर ये असर होता है उनका. दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बुक कि दिस इज़ फेयर एग्जैक्टली. और अब सिंस दिस इज़ अ प्रॉब्लम, तो किताब का काम है कि वो सोल्यूशन प्रोवाइड करे. सोल्यूशन की तरफ जब हम जाते हैं तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ टू आइडेंटिफाई कि इकॉनमी कहाँ पे किस तरीके से इस तरह चल रही है कि वो फैमिली और कम्युनिटी लाइफ को डिस्टर्ब ना करे. तो जब वो एक्सप्लोर किया तो पता चला कि देयर आर लाइक कम्युनिटीज़, जो मैंने पहले मेंशन किया था, मेमन देली वाला, चिनोटी, इस्माइली, बोरी, इस तरह और भी पाकिस्तान में कम्युनिटीज़ मिलेंगी. दुनिया भर में बहुत सारी इस तरह की कम्युनिटीज़ हैं, और भी बहुत सारा काम हुआ है इन कम्युनिटीज़ के ऊपर, जहाँ पर द वे दे डू बिजनेस, द वे दे रन देयर इकॉनमीज़, वो फैमिली कम्युनिटी लाइफ को डिसइंटीग्रेट नहीं करता. एंड सब्सिक्वेंटली जो इंसान है ना वो अकेला नहीं रह जाता. मतलब इट इज़ अनथिंकेबल इन दीज कम्युनिटीज़. और प्रॉब्ली अब सिचुएशन माइट बी डिफरेंट, बट एटलीस्ट 3 से 4 जनरेशन पहले तक इट वॉज अनथिंकेबल के वहाँ पर इस तरह की डिसइंटीग्रेशन जैसी वेस्ट में नज़र आ रही है आपको, उस तरह की नज़र आए. दैट वॉज द प्राइमरी एम. दैट इज़ वाई जो टाइटल है किताब का, दैट इज़ सोशो इकनॉमिक सस्टेनेबिलिटी थ्रू मॉरल एंड सोशल कैपिटल. नॉट जस्ट इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, सोशो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी मीन्स कि आपने इकोनॉमी को भी सस्टेन करना है, आपने सोशल जो लाइफ है आपको उसको भी सस्टेन करना है. और सोशल लाइफ का मतलब ये है कि फैमिली एंड कम्युनिटी प्राइमरली, जहाँ पे देर आर पीपल हु टेक केयर ऑफ़ यू व्हेन यू आर एट द मोस्ट वल्नरेबल. तो मतलब वो जो लोनलीनेस की जो डेफिनेशन है ना ऑफिशियल, वो ये कि जब आप बिल्कुल इस कैफियत में आ जाएं जहाँ पर आप किसी दूसरे को कुछ नहीं दे सकते, तो उस वक्त कोई आपके साथ खड़ा हुआ है कि नहीं खड़ा हुआ. When you are at the lowest, are the people around you who take care of you or not? So typically it's the family members, your extended family और community जो आपके साथ है. अगर खड़ी भी नहीं है. ऐसा इंटरेस्टिंगली पॉवर्टी पे मैंने काम किया, तो पॉवर्टी का भी मोर और लेस यही हिसाब किताब है कि
those people end up becoming poor and they face crisis जो जिनके लेफ्ट राइट कोई सपोर्ट नहीं है, सोशल सपोर्ट नहीं है. किसी का कॉल भी है कि वो गरीब वो होता है जिसका कोई दोस्त नहीं होता है ना. जैसे किसी कोट है आपको, आई थिंक हज़रत अली के किसी के, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट किसी कोट है कि गरीब वो होता है जिसका कोई दोस्त नहीं होता. अच्छा, जो वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है या यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन है, IMF की डेफिनेशन है, वो दे मेजर इट इन टर्म्स ऑफ मनी, हाउ मच मनी द पर्सन हैज़. बट एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ये आ रहा है कि उस शख्स का कोई दोस्त है कि नहीं, कोई उसका ख्याल रखने वाला है कि नहीं, उस वक्त जब वो बिल्कुल किसी काबिल नहीं बचा, मतलब बीमार पड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया उसके साथ, या लाइफ की वो ऐसे फेज़ में जहाँ पर ही डज़ नॉट हैव एनीथिंग टू गिव बैक. मे बी इज़ टू ओल्ड, मे बी वो इतना बीमार भी हो गया बूढ़ा होने के बाद कि ही कैन नॉट गिव एनीथिंग बैक टू एनीबडी. बट इज़ ही लेफ्ट अलोन और देयर आर पीपल अराउंड हिम टू टेक केयर ऑफ हिम. और अगर ये लेट्स सपोज वी अज्यूम कि वी हैव सब, एवरीबडी इज़ बिजी बिकॉज इन्फ्लेशन ज़्यादा है और ख़र्चे ज़्यादा हैं और लोगों ने गाड़ियाँ ख़रीदनी हैं और गाड़ियाँ ख़रीद के उन्होंने बैंक से लोन लिए हैं, उसके लिए उनको जॉब्स करनी है, उनको बिज़नेस करना है, उनको eventually they have to spend so much time in the market. तो if they're so occupied in all of these activities, तो often time उनके पास फिर फैमिली के लिए या फिर ऐसे लोगों के लिए टाइम नहीं बचता. Only you are interacting with those kind of people जो आपको कुछ रिटर्न में दे सकते हैं. You know, friends with benefits. Somebody who cannot offer you any kind of benefit is not your friend, ultimately, in this kind of an environment. So how do you build an economy and a society जहाँ पर people don't leave you alone और इकोनॉमिक जो वैल्यूज़ हैं उतनी ज़्यादा डोमिनेट ना कर जाएं आपको कि आप इवन इंसानी रिश्तों को भी उसी कॉन्टेक्स्ट में evaluate कर रहे हैं. फिर इन अ नटशेल दिस व्हाट एक्चुअली हैपेंस. मतलब जब आप इंसानी रिश्तों को भी इसी कॉन्टेक्स्ट में evaluate करें कि वो आपको कोई बेनिफिट दे सकता है कि नहीं दे सकता, दैन अल्टीमेटली कुछ लोग आपको बेनिफिट दे सकते हैं, कुछ लोग बेनिफिट आपको नहीं दे सकते. तो जिनसे आप बेनिफिट ले सकते हैं उनके साथ आप ताल्लुक रखते हैं, और जिनके साथ जो आपको बेनिफिट नहीं दे सकते, लेट्स सपोज, तो वो आप उनको बोलते हैं कि भाई व्हाई शुड आई बी, तो शिफ्ट इन वैल्यू सिस्टम. एंड सब्सिक्वेंटली इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो फिर चैप्टर वाइज फिर हमने इस किताब में डिस्कस किए हैं. तो चैप्टर 1 में हमने इंट्रोड्यूस किया प्रॉब्लम क्या है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सस्टेन द सोशल साइड ऑफ द इकानमी ऑल्सो, सोसाइटी ऑल्सो, और हाउ डू वी रन द इकानमी इन अ वे कि वो इस सोशल साइड को डिसइंटीग्रेट ना करें. कि फैमिली की अपनी डायनामिक्स है और उसकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है, एंड इट ऑल्सो रिक्वायर टाइम, इट ऑल्सो रिक्वायर कमिटमेंट. और जो बिज़नेस है आपका वो भी इट ऑल्सो रिक्वायर टाइम एंड कमिटमेंट. तो हाउ डू यू बैलेंस दीज टू एरियाज. तो चैप्टर 2 के अंदर वी हैव डिस्कस्ड, आई हैव डिस्कस्ड इन दिस बुक के वाई इम्बैलेंस और दिस डिसइंटीग्रेशन happens in neoliberal capitalist economies. तो वो economies जहाँ पे market की बहुत ज़्यादा dominance है, market values की बहुत ज़्यादा dominance है. They operate in this जो concept है so called neoliberal market economy और neoliberal capitalism. तो this chapter 2 is about that basically, कि वो जो value system introduce करता है पूरे माशरे के अंदर, तो वो किस तरीके से penetrate करता है माशरे में, and how this value system create this imbalance जिसके अंदर the social become unimportant. Everything is evaluated in terms of the benefit it can give, monetary or material benefit it can give it to somebody, और उसका फिर ultimately impact क्या पड़ता है आपकी social life के ऊपर. तो this is what chapter 2 is about. chapter 3 के अंदर पर हमने बात की है about social कहते हैं किस चीज़ को, कि वेस्ट में social has been disintegrated to an extent कि जो लिटरेचर है सोशल का, दैट डज नॉट इवन आइडेंटिफाई कि फैमिली एंड कम्युनिटी, जो ऑर्गेनिक फैमिली और आपकी और ऑर्गेनिक कम्युनिटी, दैट इज़ इवन अ वर्दी ऑफ इवैल्यूएशन. मतलब उसको इम्पोर्टेंस दे के आप उसको, मतलब उसको बाकायदा, मतलब सोशल सस्टेनेबिलिटी का लिटरेचर अगर आप उठा के स्टडी करें तो उसके अंदर फैमिली कम्युनिटी आपको कहीं नज़र नहीं आएगा. मतलब वो CSR की बातें हो रही हैं और वेलफेयर प्रोग्राम्स की बातें हो रही हैं और एजुकेशन की बातें हो रही हैं उसके अंदर, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बातें हो रही हैं, बट व्हाट अबाउट द फैमिली इन द कम्युनिटी, हेल्थ केयर की बातें हो रही हैं, उसमें हर तरह की डिस्कशन हो रही हैं, बट द डिस्कशन ऑन द फैमिली एंड कम्युनिटी इज़ मिसिंग. तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर व्हाट हैव ट्राइड टू डिस्क्राइब कि व्हाट डू वी मीन बाय सोशल, और उसकी जो ऑर्गेनिक फॉर्म है वो क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है, और वो हाउ डज इट नेचुरली एग्जिस्ट. बिकॉज अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो इकोनॉमी जो है वो बाद में वजूद में आई. जो सोशल लाइफ है आपकी, दैट इज़
family and community that was naturally there. ठीक है, अगर 1 मिनट के लिए हम वो बन जाए, डार्विन बन जाए और वो उस नज़रिए से देखें, तो अब एनिमल्स भी जो हैं वो उनकी आपको फैमिली लाइफ नज़र आएगी, इकोनॉमिक लाइफ कोई नहीं है। इन द सेम मैनर बहुत सारी कम्युनिटीज़ है दुनिया में जो जहाँ पर आपको सोशल लाइफ नज़र आती है, बट इकोनॉमिक लाइफ नज़र नहीं आती। बड़े बड़े ट्राइब्स हैं, हज़ारों लोग हैं, एक साथ रह रहे हैं, ग्रो करते हैं, खाते हैं, ग्रो करेंगे, बनाएंगे, शेयर करेंगे, लेकिन बाइंग एंड सेलिंग नहीं हो रही वहाँ पे कोई। और इंटरेस्टिंगली यूनाइटेड नेशन का की थोड़ी असेसमेंट कहीं पे थी, तो वो अकॉर्डिंग टू देम इट्स अप्रॉक्सीमेटली 300 समथिंग मिलियन पीपल एक्चुअली लिव लाइक दिस राइट नाउ इन द वर्ल्ड। 300 मिलियन, इट्स अ बिग नंबर। और जितने भी इंडिजिनस ट्राइब्स हैं ना, इंडिजिनस पापा न्यू गिनी से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके आप अमेज़ॉन के जंगलों में, अफ्रीका, वहाँ पर जितने भी ट्राइब्स हैं, अपेरेंटली हमको जंगली बोलते हैं और वो बहुत एक नेगेटिव, बट जिन लोगों ने स्टडी किया उनको दे गिव यू वेरी प्रोफाउंड इंसाइट अबाउट देयर कल्चर, देयर वैल्यूज़, देयर विजडम। मतलब बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल किस्म की आपको उनसे बातें सीखने को मिलती हैं। तो और अक्सर इन कम्युनिटीज़ के अंदर देयर इज़ नो सच थिंग एज मार्केट, पैसे का पता ही नहीं इनको। और इंटरेस्टिंगली दे हैव बीन सर्वाइविंग सिंस टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, बल्कि पता नहीं कब से। एक जजीरा है छोटा सा बांग्लादेश के पास, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसके अंदर देयर इज़ अ ट्राइब एंड दैट ट्राइब इज़ लिविंग ऑन दैट आइलैंड सिंस लास्ट 60,000 ऑफ द ईयर्स। रोमन एम्पायर आके चली गई, चाइनीज़ एम्पायर आके चली गई, ऑटोमन एम्पायर आके चली गई, पता नहीं कौन कौन सी एम्पायर्स आके चली गई, वो सस्टेन कर रहे हैं वहाँ पे। आपस में क्या वो बाइंग सेलिंग करते हैं? अपेरेंटली देयर इज़ नो सच थिंग एज, देयर इज़ नो सच कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। तो सोशल जो है वो एज अ नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ जो नेचुरली एग्जिस्ट करती है। इकोनॉमिक इज़ समथिंग दैट इज़ क्रिएटेड, और देयर इज़ लॉट्स ऑफ एविडेंस, ख़ासतौर पर जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं फ्रॉम कार्ल पोलानी टू अदर्स जिन्होंने स्टडी किया उसको, वो दे आर्ग्यू के इकोनॉमी जब इमर्ज होती है इस नेचुरल सोशल ऑर्डर से इन अ वे कि ये इस नेचुरल सोशल ऑर्डर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करी, इसलिए ऑपरेट करी है कि इस पर नेचुरल सोशल जो ऑर्डर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं। दैन सब्सिक्वेंटली इकोनॉमी एंड सोसाइटी का एक जो सोशल्स आपकी लाइफ है उसका एक बैलेंस मेंटेन रहता है। अदरवाइज अगर इकोनॉमी का ऊपर लेके जा जाए और सोशल begins to exist for the economic, then social eventually end up towards disintegration. So this was the focus of chapter number 3. Chapter number 4 is about कि social को sustain करने के लिए आपको चाहिए with values. और उसका टाइटल ये है कि जो moral values हैं वो किस तरह sustain करती हैं और उसे एक foundation provide करती हैं for the social life to actually sustain itself. बिकॉज आपने वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, वहाँ पे सेक्रीफाइस करनी है, वहाँ पे दूसरों की वैल्यू, दूसरों की जो इंपॉर्टेंस है उसको आपने अपने सामने रखना है, अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करना है, झूठ नहीं बोलना। अगर आप लेट्स सपोज ऐसी सोसाइटी जहाँ पर लोग झूठ बोला जा रहा है वो अल्टीमेटली सर्वाइव नहीं कर सकते, बिकॉज लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते। जब ट्रस्ट नहीं करते तो फिर लेट्स सपोज आप अगर आप क्राइसिस में हैं तो आप किस पर रिलाई करेंगे अगर लोग झूठ बोल रहे हैं और यू डोंट नो कि वो ईमानदार आदमी है नहीं है वो। तो झूठ बोलना, अगर अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करना, अपने क्या कहते हैं ज़बान को, जो भी आपने ज़बान दी आप उसको ऑनर कर रहे हैं, दैन सब्सिक्वेंटली हाउ डज दिस एक्चुअली हैपन, ये सारी वैल्यूज़ किधर से आती हैं। तो उसमें ये इस्टेब्लिश किया है कि जो मॉरल जो वैल्यूज़ हैं उनकी सोर्स इंसान के अपने जज्बात नहीं हो सकते, उसकी अकल नहीं हो सकती। दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड योर, मतलब जिस चीज़ को वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में अकल कहा जाता है, रैशनलिज्म, तो rationalism cannot be a foundation for morality. Emotions cannot be a foundation of morality, and culture also cannot be a foundation of morality. So it has to come from something which is beyond all of these elements. And ultimately हमारे पास जो चीज़ बचती है वो that is religion. कि religion subsequently वो आपको values देता है जो फिर which are beyond all of these human constructs and human potentialities. क्या उसको वो ज़रूरी इसलिए बिकॉज इंसान जो है वो अगर लेट्स सपोज अपने इमोशंस पे बेस कर रहा है मोरालिटी को, देन इमोशंस आगे पीछे हो सकते हैं आपके, दो लोगों के इमोशंस कैन बिकम कॉन्फ्लिक्टिंग। और अगर आप रैशनैलिटी के ऊपर जाएंगे देन सब्सिक्वेंटली वेस्टर्न कॉन्सेप्ट रैशनैलिटी का, तो वो कॉन्सेप्ट बेसिकली प्रायोरिटाइज करता है सेल्फ इंटरेस्ट। तो सेल्फ इंटरेस्ट कैन नॉट बी फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी बिकॉज अल्टीमेटली आपने सेक्रीफाइस करना है। फिर अगर आप कल्चर को बनाएंगे तो कल्चर इज़ ऑल्सो ह्यूमन कंस्ट्रक्ट अल्टीमेटली। तो आप एंसेस्टर्स को, अच्छा कल्चर को अगर आप वो बनाते हैं ना फाउंडेशन, तो
हु इज़ गोइंग टू क्या कहते हैं अमेंड इट और मॉडिफाई इट और इवॉल्व इट। तो एवोल्यूशन की क्या उसकी बेसिस होंगी, क्योंकि हालात तो आगे चेंज हो रहे हैं, तो इवेंचुअली आपको डिफरेंट किस्म का फॉर्मेट चाहिए। तो अल्टीमेटली फिर बात आती है इमोशंस और रीज़न पे, या ह्यूमन इंटेलेक्ट के ऊपर या ह्यूमन रैशनैलिटी के ऊपर। तो और उसको हम ऑलरेडी निगेट कर चुके हैं कि दीज टू कैन नॉट प्रोवाइड अ सस्टेनेबल फाउंडेशन फॉर मोरालिटी। तो अल्टीमेटली फिर बात आती है रिलीजन की, बिकॉज रिलीजन समथिंग विच इज़ बियॉन्ड ह्यूमन बींग्स। जो सोर्स है उसकी वो इंसानों ने, दिस इज कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स। दैट इज़ वाई वी नीड टू हैव अ फाउंडेशन विच इज़ रिलीजन। रिलीजन पर आपको बताएगा मोरालिटी क्या है, मोरालिटी सेट करेगी कि आपकी सोसाइटी के सोशल वैल्यूज किस तरह मैनेज होंगी, और सब्सिक्वेंटली पर वो सोशल जो आपकी लाइफ है वो फिर डिटर्मिन करेगी कि आप अपनी इकॉनमी को कैसे चलाना। तो ऐसा हैरार की और अच्छा, दिस इज़ चैप्टर नंबर 4, और उसके अंदर हम डिस्क्राइब, मतलब इस एक तरह का थोरेटिकल एक आर्गूमेंट यूज़ करते हुए इस पर्टिकुलर पॉइंट को इस्टेब्लिश किया इसके अंदर, विदाउट यूजिंग डेटा फ्रॉम द कम्युनिटीज़, रादर जो डिफरेंट इंटेलेक्चुअल थिंकर स्कॉलर्स हैं जिस तरह चीज़ों को रखा है, तो उनकी रोशनी में वी हैव इवैल्यूएटेड दीज थिंग्स इन अ थोरेटिकल कॉन्टेक्स्ट। चैप्टर नंबर 5 के अंदर ग्रेजुअली वी आर मूविंग टूवर्ड्स स्पेसिफिक एग्जांपल्स, और उसके अंदर पहले ब्रॉडली शुरू किया कि दुनिया में बहुत सारी इलाकों में बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं इस तरह की। इंडिया में भी हैं। सिख कम्युनिटी मिसाल के तौर पे इस तरह ऑपरेट करती है। मरवारी हैं इंडिया के अंदर, जैन कम्युनिटी, दे ऑपरेट लाइक दिस टू सम एक्सटेंट। जो ज्यूइश हैं, ऑर्थोडॉक्स, उनके अंदर भी इस तरह का एक आपको नज़र आता है। उसके अलावा इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं दुनिया भर की, तो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। तो एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू दिया उन कम्युनिटीज़ का, एंड सब्सिक्वेंटली फिर उसके बाद में मंदिरी वाला शिनुटी स्पेसिफिकली उनके ऊपर आया, एंड देन द चैप्टर डिस्कसिंग स्पेसिफिक एग्जांपल्स फ्रॉम these 3 communities. अच्छा, इसमें somebody might ask you, in the beginning I was giving the example of Bori and Ismaili also. उनको पे मैंने स्टडी नहीं किया था पीएचडी के अंदर, बिकॉज सैम्पल साइज एंड डाटा वाज बिकमिंग टू मच टू हैंडल। तो इन 3 कम्युनिटीज़ डाटा वाज ऑलरेडी इनफ, तो इट वाज काइंड ऑफ अ लिमिटेशन। टाइम होता और एनर्जी होती तो डेफिनेटली और भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ को उसमें इंक्लूड किया जा सकता था। मेमन पठान भी इस तरह कुछ ऑपरेट करते हैं किसी हद तक। सिंधी कम्युनिटी में भी आपको ऐसी एग्जांपल मिलेंगी, गुजराती भी हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स इन पाकिस्तान आल्सो। तो चैप्टर नंबर 5 इज़ नाउ ग्रेजुअली डिस्कसिंग ए स्पेसिफिक एग्जांपल फ्रॉम मेमन दिली वाला कम्युनिटी। उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम स्पेसिफिकली वी टॉकिंग अबाउट द फैमिली, कि इन कम्युनिटीज़ में जो फैमिली इन्वायरमेंट है वो किस तरह का है, जो ख़वातीन हैं उनका रोल क्या है, जो माएँ हैं उनका क्या रोल है, और जो लिटरेचर है वो स्पेसिफिकली किस तरह डिस्कस कर रहा है कि जो फैमिली इन्वायरमेंट है। अच्छा, लिटरेचर का मतलब ये है यहाँ पर कि देयर आर सम periodicals, magazines which are published by मेमन कम्युनिटी एंड देलीवाला कम्युनिटी। साल के तब मेमन आलम के नाम से एक मैगज़ीन है, और मेमन के नाम से एक और मैगज़ीन है विच इज़ इन इंग्लिश, जो ऑनलाइन पब्लिश होता है। फिर एक सौदागर के नाम से एक देली वाला कम्युनिटी का एक मंथली एक पीरियडिकल है। तो उसके अंदर उन्होंने कम्युनिटी कल्चर और इस तरह के जो इश्यूज़ हैं रिगार्डिंग मैरिजेस एंड डाइवोर्सेस, और वो क्यों हो रही है डाइवोर्सेस मिसाल के तौर पे, तो वो सारी डायनामिक्स डिस्कस किए हैं। फैमिली को डिस्कस करना इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज फैमिली इज़ द इंस्टीट्यूशन जो वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। और जो जो वैल्यूज़ हैं कि रिलेशनशिप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मनी, ये एसेंशली फैमिली का एनवायरनमेंट सेट करता है एंड अगली जनरेशन को इस। तो दैट इज़ वाई फैमिली के अंदर क्या हो रहा है, क्या डायनामिक्स हो रही हैं, उसके अंदर ख़वातीन का रोल एंड एवरीथिंग, दैट इज़ एक्चुअली डिस्कस। और आखिर में वी आर डिस्कसिंग के कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हो जाएँ तो उनको कैसे रिजॉल्व, कॉन्फ्लिक्ट की कॉजेज़ क्या हैं, फिर उनको रिजॉल्व कैसे किया जाता है। तो उसके अंदर डाटा इज़ कमिंग फ्रॉम द मैगजीन्स ऑल्सो, एंड जो कम्युनिटीज़ के रिस्पोंडेंट्स का इंटरव्यू करके जो डाटा मैंने जमा किया इन पीएचडी, उन्होंने क्या क्या इंसाइट दी। तो दैट इंसाइट इज़ ऑल डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 7 इज़ अबाउट द बिज़नेस, कि बिज़नेस के अंदर कैसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप बिज़नेस की जो इश्यूज़ हैं उनको भी मैनेज करें, रिलेशनशिप्स भी मैनेज हो रही हैं। अच्छा, इसमें जो स्टार्टअप है वो भी, उस स्टार्टअप का प्रोसेस भी डिस्कस किया,
हाउ समबडी इज़ गेटिंग द ट्रेनिंग इन द वेरी बिगिनिंग, वो फैमिली की जो रिसोर्स है वो कैसे क्या क्या उसको मिल रही हैं, क्या क्या किस तरह वो उन रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहा है, फ्रॉम गुड विल टू कॉन्टैक्ट्स टू इन्वेस्टमेंट टू कनेक्शंस टू स्पेस, फिजिकल स्पेस वगैरह वगैरह. फिर वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो बिजनेस डायनामिक्स हैं उसके अंदर how we are prioritizing relationships and engagement with the stakeholder over monetary benefit. और इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि how does religious values basically influence, हराम हलाल का कॉन्सेप्ट किस तरह, या बरकत का जो कॉन्सेप्ट है मिसाल के तौर पर वो किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है. फॉर एग्जांपल लॉट्स ऑफ रिस्पोंडेंट्स एक्चुअली मेंशन कि हम कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करते हैं बिकॉज बेबरकती होती है उसमें. कॉन्फ्लिक्ट्स लीड टू बेबरकती, देयरफॉर वी अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स. तो उसमें रिलीजियस वैल्यूज़, रिस्क का कॉन्सेप्ट इस्लाम के अंदर, तो रिस्क का कॉन्सेप्ट किस तरह आपको जो मटीरियलिज्म के साथ आपको हाउ डज इट प्रिवेंट materialistic values from dominating your thought process. So this is what chapter number 7 was about. So chapter number 8. Chapter number 8 is basically kind of creating a synthesis. Okay, what exactly is happening. तो उसके अंदर बात एक ये है कि अगर आपने सोशल लाइफ को इंटीग्रेटेड रखना है तो उसमें फिर यू नीड टू क्रिएट, और वो इनफैक्ट दैट इज़ ऑटोमेटिकली क्रिएटेड something called multi-dimensional interdependence. This is the term which I have introduced in the book, multi-dimensional interdependence. कि एक इंडिविजुअल जो है वो मल्टीपल तरीक़ों से इंटरडिपेंडेंट है दूसरों के साथ. मतलब उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिसाल के तौर पर रिलीजन की तरफ से आ रही हैं, ठीक है. इवन when there is no monetary benefit, when there is no emotional attachment, when there is no क्या कहते हैं social pressure to maintain a relationship, but still you're maintaining that relationship. Why it is basically the religious values जो आपको वो कर रही हैं. उसमें फिर आपका moral values हैं, religious जो एक world view है कि आखिरत में आपको जवाब देना पड़ेगा मिसाल के तौर पे. उस तरह फिर आपको at the same time you have an emotional connection also, you have a contractual dimension to बाज़ relationship होती है जिनमें आपको एक contract जो है वो involve हो जाता है. बिजनेस के अंदर मिसाल के तौर पे शादी is also a kind of a contract. तो there are like 6 different dimensions of interdependence, और अगर कहीं पर वो exist कर रही हैं then subsequently वो bonding पर वो एक, तो जितनी कम होती जाएंगी इंटरडिपेंडेंस उतनी बॉन्डिंग जो है वो कम होती चली जाएंगी. अब वेस्टर्न जो मॉडल है वो सिर्फ आपको बॉन्ड करता है मटेरियल बेसिस पर. तो इट इज़ जस्ट वन बेसिस ऑफ इंटरडिपेंडेंस दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द वेस्ट. थोड़ा बहुत रिलीजियस भी कहीं पर अगर डिपेंडिंग अपॉन के वो जो जहाँ पे लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं उनकी रिलीजियस वैल्यूज़ कैसी हैं वो दैट माइट, बट जनरली अगर वो माहौल पूरा मटीरियलिस्टिक हो गया दैन सब्सिक्वेंटली यू हैव ओनली वन वैल्यू कि सामने वाला मुझे क्या बेनिफिट दे सके. इवन समटाइम इतना ज़्यादा ये चीज़ पैनिट्रेट कर चुकी है वेस्ट के अंदर कि माएँ अपने बच्चों के साथ जो ताल्लुक है उसको उस कॉन्टेक्स्ट में एवेलुएट कर रही होती, अनफॉर्चुनेटली. और ये आई रेड दिस इन अ बुक विच इज़ रिटन अप्रॉक्सिमेटली 25 years ago. 2001 की पब्लिकेशन है किताब डीमोरलाइजेशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर, राल्फ फ्रेबर. उसने ये लिखा था अपनी किताब के अंदर कि इवन जो माएँ हैं वो एवेलुएट कर रही हैं हमारे यहाँ के शुड आई स्पेंड टाइम विद माई चाइल्ड, इससे ज़्यादा मुझे फ़ायदा होगा या मैं मार्केट में जाके जॉब करूँ. बट जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा. वहाँ पर देयर आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस दैट एक्चुअली एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स जो आप साथ में एक दूसरे का काम कर रहे हैं. इवन कोई कम्युनिटी का बंदा आता है आपके सामने तो अगेन इट इज़ नॉट जस्ट लेट्स सपोज सामने वालों को कुछ नहीं दे सकता आपको इन रिटर्न, बट यू फील अ सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन कि यार अगर मेरे पास मैं इस काबिल हूँ कि मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ, ये बंदा डिजर्विंग भी है तो मैं इसकी हेल्प कर दूँ. नॉट बिकॉज ही कैन एक्चुअली बेनिफिट यू इन सम वे, बट आपके बिलीव्स आपकी वैल्यूज़ वो सारी की सारी आपको मोटिवेट कर रही हैं कि आप ऐसा करें. तो वो ये सारी जो इंटरडिपेंडेंस है किस तरह प्ले आउट करती हैं इन रिलेशनशिप दैट इज़ डिस्कस्ड इन दैट चैप्टर. उसमें एक मॉडल बनाया है, थ्योरेटिकल मॉडल डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया है कि हाउ ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड. और इसमें एक दो चीज़ें और भी डिस्कस की हैं कि व्हाट आर दोज फैक्टर्स जो इस इंटरडिपेंडेंस को कम कर रहे हैं या फिर उन वैल्यूज़ की जो ट्रांसमिटेंस है फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अदर वो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, इज बीइंग रिस्ट्रिक्टेड. एक चीज़ उसमें जो मॉडर्न एजुकेशन
दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेटली डिज़ाइंड इन अ वे, वो आपको एक कंपेटिटिव सेल्फ इंटरेस्ट वाली जो माइंडसेट है उसकी तरफ लेके जाती है। तो अगर कम्युनिटी मेंबर्स हु बिलोंग टू दीज कम्युनिटीज़, मेमन देरीवाला, चिन्नटी, बोरी, स्माइली, एनीबडी जो इस तरह की कम्युनिटी से बिलोंग करता है, अगर वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न एजुकेशन की तरफ जाते हैं, तो दैट मॉडल विच इज़ कमिंग फ्रॉम द वेस्ट, तो उनकी कम्युनिटीज़ के अंदर भी अल्टीमेटली एक कम्पिटिटिव और सेल्फ इंटरेस्टेड किस्म की और मटीरियलिस्टिक किस्म की वैल्यूज जो पेनिट्रेट कर सकती हैं, अनफॉर्चुनेटली कर रही हैं, बिकॉज दीज कम्युनिटीज़ वांट देयर चिल्ड्रन टू नाउ स्टडी इन टॉप यूनिवर्सिटीज़, जिनके पास पैसे हैं बच्चों को बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। तो फिर जब बच्चा जाकर वापस आता है तो फिर बहुत सारी वैल्यूज़ वहाँ से लेकर आता है, दोज वैल्यूज़ ऑफन टाइम आर नॉट कंपेटेबल विद द वैल्यूज़ ऑफ द कम्युनिटीज़। दूसरा, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग चिल्ड्रन इन पर्टिकुलर। उनका ब्रेन इज़ बीइंग रीस्ट्रक्चर्ड, उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो रीस्ट्रक्चर हो रही हैं, उनका जो ताल्लुक़ है वो इंसानों के साथ, बट इंसानों के ताल्लुक़ के दरमियान एक टेक्नोलॉजी एक कंपोनेंट आ गया। इनकी फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन की डायनामिक्स बिल्कुल अलग होती हैं, और अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू इंटरेक्ट करें किसी के साथ, उसकी डायनामिक्स बिल्कुल अलग होती हैं। एंड लेट्स सपोज यू हैव अ जनरेशन हु इज़ मोर इंटरेक्टिंग ऑन दीज डिवाइसेस, तो अल्टीमेटली फिर उनका जो आपस की बॉन्डिंग है दैट इज़ गोइंग टू बी सिग्निफिकेंटली लेस एज कम्पेयर टू द बॉन्डिंग ऑफ दैट जनरेशन जो फेस टू फेस इंटरेक्ट करती थी। फिर टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया का अपना एक इन्फ्लुएंस है। फॉर एग्जांपल, अभी कल की खबर, आज की खबर है कि ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम बच्चों को अब सोशल मीडिया इस्तेमाल करना अलाउ नहीं है, पाबंदी लगा दी इन्होंने पूरी पूरी कंट्री में। 16 ईयर्स बिलो कैन नॉट यूज़ सोशल मीडिया इन ऑस्ट्रेलिया। और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इस तरह की बातें हो रही हैं, एजुकेशन से स्क्रीन को निकालने की बातें हो रही हैं। यूके के अंदर आई थिंक दे माइट डू दिस, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी सारा शोर हुआ है कि व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस स्क्रीन्स इन स्कूल्स। तो बिकॉज वो बच्चों का पूरा ब्रेन इज़ बिकमिंग रीस्ट्रक्चर्ड, सोशल इंटरेक्शन, आपकी वैल्यूज़, वाई व्हाट मोटिवेट्स यू, मतलब डिवाइसेस जो हैं वो डोपामाइन के साथ आपको इंगेज कर देती हैं ज़्यादा। तो टेक्नोलॉजी जो है वो, और टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन, दो चीज़ों को आइडेंटिफाई किया है कि मेरी कम्युनिटीज़ इन दोनों को पे इन्होंने वो नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, या कोई अल्टरनेटिव तलाश नहीं किया। फॉर एग्जांपल, मतलब एन अल्टरनेटिव टू एजुकेशन इज desperately needed, and if that alternative is not available, then subsequently these communities are going to be uh, मतलब it will be, it will have negative consequences ultimately. तो दिस इज़ चैप्टर नंबर 8, और उसके बाद फिर आखिरी जो है वो एक कंक्लूजन है। कंक्लूजन में समराइज किया सारी फाइंडिंग्स को। तो दिस इज़ अबाउट इट। तो इसमें इफ़ यू हैव एनी किताब के लिए फ़िलहाल इट इज़ नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान। आई एम ट्राइंग टू गेट इट ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू आल्सो, बट वो चैट जीपीटी वाली ट्रांसलेशन है, उसमें गलतियाँ वलतियाँ होंगी कुछ ना कुछ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी मुझे नज़र आ रही है मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। चैट जीपीटी वाली आई थिंक इट विल टेक अ वीक और समथिंग, तो वो कंप्लीट हो जाएगी ट्रांसलेशन। तो मैं किसी पब्लिशर से पूछूंगा कि अगर वो लोकली पब्लिश कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन जो इंग्लिश वर्जन है उसका इट इज़ अवेलेबल ग्लोबली। पाकिस्तान से बाहर अगर कोई है तो वो आराम से अमेज़ोन से और भी बहुत सारी वेबसाइट है यहाँ पे, बैस नोबल वगैरह जितनी भी टॉप ग्लोबल पब्लिशर्स हैं सब पे अवेलेबल है। स्प्रिंगर की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो सिंस इट इज़ एन एकेडमिक बुक, तो वो तकरीबन कोई 99 पॉइंट समथिंग पाउंड्स, तकरीबन कोई 30,000 रुपये समथिंग बन जाते हैं पाकिस्तान से अगर आप ऑर्डर करते हैं। इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि इसकी उर्दू ट्रांसलेशन हो जाए तो आई विल बी एबल टू पब्लिश इट लोकली, अगर कोई पब्लिशर तैयार होता है इसके लिए। तो वो उस पर काम अभी हो रहा है। बाकी किसी को अगर सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो मैं वो शेयर कर सकता हूँ, डेफिनेट सॉफ्ट कॉपी इज़ अवेलेबल।